नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आशा करते हैं कि आप भी खूब हंसते खेलते और कूदते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे पूरे इंजॉयमेंट के साथ में। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस फाइनल, ये हमारी तीसरी और आखिरी अमेंडमेंट क्लास है जिसमें हम कस्टम लॉ के बारे में बतियाएंगे आपसे। तो पहले बात करते हैं छोटी सी, आओ जरा यहाँ पर। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का जो चैप्टर है ना, तो उसमें आपके क्रेडिट लेजर और कैश लेजर के बारे में बातें करी जाती हैं। तो अमेंडमेंट हालांकि कुछ भी नहीं है, बस ये मान के चलो कि मैं इनको रिवाइज करा रहा हूं आपको। जीएसटी में तो भली भांति जानते हैं कि जब हमें जीएसटी का पेमेंट करना होता है तो हम कैसे कैसे करते हैं। सर, नंबर एक, फॉर द पेमेंट ऑफ अर आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी, हम अपना जो क्रेडिट है उसे इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम आवर ई क्रेडिट लेजर, और जो बचा कुचा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम ई कैश लेजर। अगला प्रश्न आपसे कि जो हमारा ई क्रेडिट लेजर होता है, यानी कि जो क्रेडिट है हमारा, जो आईटीसी है, उसे किन किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या उससे हम इंटरेस्ट भर सकते हैं? नहीं। क्या उस क्रेडिट से हम पेनल्टी भर सकते हैं? नहीं। क्या हम उससे आउटपुट टैक्स भर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या हम अपने आईटीसी से जो आरसीएम के अंदर हमारी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है उसे भर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि जो आरसीएम के अंदर हम भरते हैं वो इनवार्ड सप्लाई से जन्मा हुआ इनपुट टैक्स होता है, और इनपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो आईटीसी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर। अब बात आती है कैश लेजर। तो कैश लेजर तो ऐसे है जैसे पेटीएम का वॉलेट हो गया अपना, उसमें जितना भी आपको आवश्यकता उतना पैसा ऐड कीजिए वॉलेट के अंदर, और आगे गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के ड्यूज उनको पे ऑफ कर दीजिए। कैश है, सिंपल। तो कैश का इस्तेमाल तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, आउटपुट टैक्स के लिए, आरसीएम में भरने वाले इनपुट टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, किसी तरह की फीस के लिए, और कोई गवर्नमेंट ड्यूज के लिए जो इस तरह के आ रहे हैं इस कैटेगरी में जीएसटी लॉ के अंदर, तो उसके लिए आप फ्रीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं। इसी तर्ज पर जीएसटी को ही कॉपी करने का प्रयास कर रहा है कस्टम लॉ काफी समय से, जब से जीएसटी आया तब से ही, और कुछ हद तक कॉपी कर भी लिया है। तो समस्या यहां पर यह आकर पड़ी कि यार हमारे जीएसटी के अंदर दो प्रकार के चीजें होती हैं, एक क्रेडिट होता है और एक कैश लेजर होता है। तो यहां पर क्रेडिट किस चीज का, अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे भला कस्टम्स के तहत किस चीज का क्रेडिट मिलेगा। तो इन्होंने एक चाल अपनाई और उसके तहत कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एज एन एक्सपोर्टर आपको गवर्नमेंट से ढेर सारे बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। अनेकों अनेकों प्रकार के कैश रिफंड्स होते हैं, रेमिशंस होती हैं, है ना, आपको कई प्रकार की स्क्रिप्ट्स वगैरह मिलती हैं। तो ढेर सारे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन तमाम प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं इनको कैश में नहीं देंगे, बल्कि आपका एक क्रेडिट लेजर खोल देते हैं, उसमें डाल देंगे कि इतना आपका क्रेडिट अवेलेबल है। जब भी आप कभी कस्टम ड्यूटी भरने की स्थिति में आओ तो आप अपने इस क्रेडिट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो क्रेडिट लेजर का जन्म तो ऐसे करके हुआ। अब बात आती है कि इस क्रेडिट का इस्तेमाल कहां कहां के लिए किया जा सकता है। क्या मैं इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कर सकता हूं? यस। एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ऑफ करने के लिए कर सकता हूं? यस। क्या सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए कर सकता हूं? नो। इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए कर सकता हूं? नो। जैसे जीएसटी के अंदर आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ऐसे ही यहां पर कस्टम्स के अंदर भी आपका जो क्रेडिट लेजर है, क्रेडिट है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट्स ऑल। क्या नॉर्मली आपका जीएसटी के अंदर क्रेडिट आपका रिफंड मिल जाता है? नॉर्मली नहीं मिलता, एक्सेप्शन सिचुएशंस होती हैं। एक जीरो रेट सप्लाई होती है और दूसरी होती है आपकी इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, अदरवाइज जनरली क्रेडिट का रिफंड नहीं होता। ऐसे ही क्या यहां पर आपके क्रेडिट का रिफंड कैश में मिल जाएगा? द आंसर इज नो। क्या ये आपका ट्रांसफरेबल है? हाँ, यहां पर ये ट्रांसफरेबल बनाना जरूरी पड़ा, क्योंकि मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट तो करता हूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं,
इंपोर्ट में कभी करता नहीं, तो मैं इस क्रेडिट का करूंगा तो क्या करूंगा, इसलिए इसके अंदर एक गुण डाला ट्रांसफरेबिलिटी का। जबकि नॉर्मली जीएसटी के अंदर जो क्रेडिट होता है वो नॉर्मली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, वो तभी ट्रांसफर होता है जब बिजनेस ही आपका किसी और ने टेक ओवर कर लिया हो, तो जो बैलेंस होता है वो सामने वाली पार्टी पे ट्रांसफर हो जाता है, अदरवाइज नॉर्मल वे में वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ऐसे ही जब हमारे जीएसटी के अंदर ई कैश लेजर काम करता है जो कि एक पेटीएम वॉलेट की तरह होता है, ऐसा ही वॉलेट का इस्तेमाल किया गया कस्टम्स के अंदर, पूरा कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर भी एक वॉलेट बनाया गया, कैश लेजर बताया गया कि भाई आप इसका इस्तेमाल करके ही अपने जो ड्यूज हैं उनका पेमेंट करके चलेंगे, जो भी आपके चाहे ड्यूटी बनती है, चाहे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, चाहे बाकी और गवर्नमेंट ड्यूज हैं, आप सबके लिए इसका इस्तेमाल करके चलेंगे। तो ये भी आपका मेंटेन करवाया जाएगा। तो ये बात तुम्हें पहले से पता थी, और इसका यूज जीएसटी के ई कैश लेजर की भांति इसका भी यूज किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। इंटरेस्ट पेनल्टी को पे ऑफ करने के लिए भी किया जा सकता है। एक्सेस होने पर हम जीएसटी के ई कैश लेजर से कैश रिफंड ले सकते हैं। यहां से भी अगर हमारा एक्सेस पड़ा हुआ है वॉलेट के अंदर तो वो हमारा पैसा है, हम उसका कैश रिफंड ले सकते हैं। ठीक, तो ये तो रही बात क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की। अब यहां नई बात क्या आई है, कैश लेजर के अंदर ये लिखा हुआ था, इस वॉलेट के संबंध में लिखा हुआ था कि कुछ जगहों पर वॉलेट का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ऐसा लिखा था। प्रेस्क्राइब्ड सिचुएशन में जरूरी नहीं है। तो हम उदाहरण दिया करते थे कि भाई जैसे मान लीजिए बैगेज का केस हो सकता है कि मैं इंडिया के बाहर से आ रहा हूं और अपना कुछ पर्सनल लगेज लेकर आ रहा था, उस पर मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है रेड चैनल पर आकर, तो क्या मेरे लिए वॉलेट खुलवाना जरूरी है या नहीं है? तो हम ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह की सिचुएशंस को एग्जेम्प्ट किया गया है। बस इसी के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है सरकार ने और कहा है कि भैया इन इन मामलों में आपको ये वॉलेट का रखना आवश्यक नहीं है, आप डायरेक्ट पेमेंट सरकार को कर सकते हो। जैसे कि जो आपका बैगेज अकम्पनीड जो बैगेज है उसमें वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, वहां पर आपको ये वॉलेट रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वॉलेट जो रखा जाएगा वो पोर्टल पे रखा जाएगा ना। तो जहां पर अभी ये सुविधा जिन एयरपोर्ट्स वगैरह पर या पोर्ट पर जो सुविधा नहीं है तो वहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। और फॉर मेकिंग एनी ड्यूज अदर देन दोज, कोई फीस वगैरह आपको इस तरह से पे करनी है तो उसके लिए भी आपको ये यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हाउएवर दिस नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जून 2022। तो ये आपके लिए प्रैक्टिकली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल तो होती नहीं है। तो फिर पढ़ाई क्यों? पढ़ाई इसलिए कि आपको मेरी उस पुरानी बात पर भरोसा हो सके जहां पर मैं बोला करता था कि इन सिचुएशंस के अंदर वॉलेट रखना जरूरी नहीं है। मोरओवर सी इंस्टीट्यूट ने भी अपने स्टैच्यूटरी अपडेट्स के अंदर इसको दिया है और खुल के बताया है कि 1/6/2022 से अपनी इफेक्टिव हो रही है। तो एक तरह से इलस्ट्रेशन मात्र है। तो वाकई में कोई अमेंडमेंट थी ही नहीं जितना मैंने अभी तक बोला है। ऐसे मानो जो पहले पढ़ चुके थे उसको हमने यहां पर रिवाइज किया है। आगे आता है आपका कस्टम रूल्स 2017। ये छोटा सा चैप्टर है और इसमें भारी भरकम चेंजेस किए गए हैं, मतलब एक सिस्टम ही बदल दिया है। ऐसे मान के चलिए जैसे पहले ये अपना ऑफलाइन सिस्टम हुआ करता था और अभी ऑफलाइन सिस्टम को इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है, ऑटोमेटेड बना दिया है। ऐसे करके कुछ प्रोविजन इसमें आए हैं और लगभग हर रूल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस दिए गए हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर फिर से थॉरली पढ़ना बेहद जरूरी है। लगभग वही 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का इसमें समय लगता है, तो अकॉर्डिंगली हम वो लगा के चलेंगे और पूरा चैप्टर को थॉरली पढ़ा जाएगा। क्योंकि इसमें चेंजेस इतने सारे हैं कि मैं आपको एक एक करके गिनवाऊं तो शायद 20 प्रकार के चेंज हो जाएंगे। फिर अल्टीमेटली आप बोलोगे क्या पुराना क्या नया, खिचड़ी सी बन जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को नए सिरे से पढ़ के चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप जरा यहां आइएगा एट द एंड। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी कोई किसी प्रकार का चेंज आपका नहीं है। वही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 जो आपको मैंने पढ़ाई थी वही आपकी एप्लीकेबल हो रही है। एक छोटा सा ये करेक्शन करना जरा, ये 2020 लिख गया है, यहाँ पर 2022 आएगा। एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2022 एग्जाम्स। और ये तो हर बार की इनकी कहानी है कि एग्जम्पशन फ्रॉम IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस एक्सटेंडेड अप टू 30th June 2022।
इन केस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीजी, सीजी, अगर इनके तहत हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस को एग्जेम्प्ट किया जाता है। और ये डेट आपकी हर बार बढ़ती चली जाती है, 2000 पहले 18, 19, 20, 21, 22 बढ़ती जा रही है, तो ये भी कोई चेंज नहीं है। जब आपने पढ़ा था ये 2021 लिखा हुआ था, अभी 2022 है, बाकी जो की त्यों है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब प्रैक्टिकली नो चेंज, आपको ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब अंततः फाइनली जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं सारी आपकी हो गई हैं, बस एक बचती है आपका ये चैप्टर यहां पर आकर, कस्टम रूल्स 2017 का। तो पूरा चैप्टर में फिर से पढ़ के चलना है, तो आइए जरा देखते हैं। मैंने इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया हुआ है और आइए इस पूरे चैप्टर का आनंद उठाते हैं और आप मुझे जरूर जरूर बता रहे हैं कि ये चैप्टर आपको किस हद तक समझ में आया है। चले मेरे बच्चा, राधा रानी कृपा तो आपके ऊपर सदैव बरसती रहती है। आइए इस चैप्टर को हम अच्छे से पकड़ के चलते हैं मालिक। कस्टम रूल्स 2017, और इसके लिए पहले ना अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, एक रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पर आकर। एक पेज हमने यहाँ पे रखा, मिटा देंगे फिर रफ वर्क को अपने को। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, सेक्शन नंबर 25 वो सरकार को ये पावर देता है कि सरकार किसी भी गुड्स की गर्दन को पकड़ के तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, अर्थात किसी भी गुड्स को वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं ड्यूटी से। अब एग्जम्पशन होली हो सकती है 100% की, एग्जम्पशन पार्शली हो सकती है, फर्दर एग्जम्पशन कंडीशनल हो सकती है या अनकंडीशनल भी हो सकती है। अब कंडीशनल एग्जम्पशन का क्या मतलब है कि एक ऐसी एग्जम्पशन जिसके साथ एक कंडीशन चिपकी हुई हो। आप सिर्फ किताबों से चिपके रहना, कहीं और नहीं ध्यान देना, ठीक है सर जी। तो एक कंडीशन चिपकी हुई है कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो एग्जम्पशन रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। आप जब बचपन में थे तो माता पिता यही कहते थे कि बेटा 90% के पार नंबर लेकर आओगे तो ये मिलेगा, कंडीशन डाल दी। छोटी छोटी बातों पे कंडीशन डालते हैं। पापा पापा कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुरकुरे खाने हैं, मेरा बेटा बोला आज मुझसे। मैं कहा मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, बशर्ते कि 1 घंटे पढ़ाई कर लो। तो इस तरह से छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं बच्चों को ताकि उनमें सही से चीजें डेवलप हो सकें। ऐसा ही यहां पर कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर या गिवन कंडीशन को आप पूरा करोगे तो एग्जम्पशन आपकी है। अब इसमें एक और चक्कर पड़ता है कि कंडीशन पहले पूरी करनी है या बाद में पूरी करनी है। बचपन में तो यही होता था कि 90% ले आओगे तो ये होगा, तो आपको नई साइकिल मिलेगी। तो कंडीशन पहले पूरी करनी पड़ती थी, बाद में साइकिल मिलती थी। आजकल बड़े हो गए हैं तो बड़ी बड़ी कंडीशन हो सकती हैं कि मम्मा मम्मा ये है मेरे जीवन में। मम्मा बोलेंगे बेटा पहले सीए में रैंक लाके दिखा, अगर रैंक आ जाती तो फिर यही हम स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कंडीशंस हैं। तो कंडीशन पहले पूरी होगी या बाद में पूरी होगी। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि भैया अभी तो पूरी ड्यूटी भर दो, गिवन कंडीशन पूरी कर दोगे तो हम आपको रिफंड दे देंगे। या दूसरा सीन ये है कि भाई आप ले लो एग्जेम्पशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में कंडीशन पूरी कर देना। अगर कंडीशन पूरी ना कर पाए तो तुम हमें पैसा हमारा वापस कर देना, वो ड्यूटी भर देना जो हमने एग्जेम्प्ट करी थी। अब यहां पर थोड़ा सा फेवरेबल बनाया गया है इंपोर्टर के लिए कि ठीक है यार चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू ले जा एग्जेम्पशन, लेकिन कंडीशन जो दे रखी है ना उसे जरूर पूरा कर दियो। सीधी सी बात है, अगर कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो जो भी आपको एग्जेम्प्ट हुआ है आपका ड्यूटी का पैसा, वो ब्याज के साथ आपको भरना पड़ेगा। ब्याज की बात आई तो जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट के 2 रेट हैं, 18% या 24%, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही इंटरेस्ट का रेट है। डिमांड के केस में 15%, 15%, 15%। आ रहा हूं भाई साहब, 15% का रेट है। कहां से कहां तक का ब्याज लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, जब आपने इंपोर्ट किया था
उसी समय ड्यूटी पेबल थी ना, वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट कर रहे हो, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन का भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय द डेट ऑफ इंपोर्ट? इंपोर्ट की डेट कब माने? जब TWI में आ गया, या जब बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, या जिस दिन गुड्स का क्लियरेंस ऑर्डर बन गया, या जिस दिन गुड्स एक्चुअल में क्लियर हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय डेट ऑफ इंपोर्ट? तो बताया गया है कि डेट ऑफ, यहां क्लैरिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि कुछ दिनों का अंतर आ सकता है, और जब अमाउंट बड़ा होता है तो कुछ दिनों का ब्याज भी बहुत ज्यादा बन जाता है। तो बोला गया कि डेट ऑफ इंपोर्ट का मतलब लेके चलेंगे जिस दिन आपका क्लियरेंस ऑर्डर बना था, जिस दिन हमारी तरफ से गुड्स आजाद हो गया था, वहां से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको यह देना पड़ेगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। अब जो कंडीशंस होती हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, और इन्हीं अलग अलग तरह की कंडीशंस में से वन ऑफ द कंडीशन इज एंड यूज कंडीशन। एंड यूज मतलब कि यूज बता दिया, स्पेसिफाइड यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति फैब्रिक इंपोर्ट करता है तो नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी का रेट 16% का है, लेकिन सरकार ने एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जारी कर रखी है। उसमें यह बताया गया है कि अगर आप फैब्रिक इंपोर्ट करते हो एंड यू आर यूजिंग दैट फैब्रिक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म, अगर आर्मी की यूनिफॉर्म बनाने में लगाओगे तो हम आपके लिए कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रख के चलेंगे 4%, 4%, 4%। आरो भाई साहब, 4% का रेट वहां पे रखवाया जाएगा। तो ये 12% का आपको कंसेशन कह लो, एग्जम्पशन कह लो, बेनिफिट कह लो, ये आपको मिल जाता है। बेनिफिट मिल गया आपको कि ठीक है साहब, हम इस कंडीशन को पूरा करेंगे, आर्मी ड्रेस के अंदर ही इसको हम इस्तेमाल करके चलेंगे। लेकिन सोचिए भविष्य में क्या क्या हो सकता है उस फैब्रिक का। नंबर 1, आपने उसमें से कुछ फैब्रिक आर्मी यूनिफॉर्म के लिए ही इस्तेमाल किया, तो उतने तक आपकी एग्जम्पशन रिमेन अलाउड प्रोपोर्शनेटली। आपने कुछ फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो गया, आपका एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई, तो बताइए जो आपका डिस्ट्रॉय हो गया है फैब्रिक, तो उसके संबंध में जो 12% का बेनिफिट मिला था, क्या वो आपको वापस करना पड़ेगा या नहीं? सरकार थोड़ी सी सख्त हो जाती है, क्योंकि उसने आपको ध्यान में रखते हुए शुरू में ही एडवांस में बेनिफिट दे दिया था। तो सरकार ने कहा कि देखो, हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे कि आपने उस फैब्रिक को आर्मी यूनिफॉर्म में इस्तेमाल किया या नहीं। यस और नो का ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन नहीं है कि ये वो फलाना ढिमका, सब ऐसी की तैसी में यस और नो में जवाब देना है बस आपको। थोड़ा सा सख्त हो गए हम यहां पे आके, तो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा जवाब आएगा नो, नहीं कर पाए तो ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे बैक प्रोपोर्शनेट बेनिफिट विद इंटरेस्ट, आपको वापस करना पड़ेगा। अगला सीन ये हो सकता है कि कुछ फैब्रिक डिफेक्टिव निकल आया, या सरप्लस आ गया था, या बच जाता है व्हाटएवर, और उस फैब्रिक को आपने लोकल मार्केट में बेच दिया। फिर आपके ऊपर सवाल दागा गया कि बताइए क्या आपने फैब्रिक को आर्मी यूनिफॉर्म में लगाया, यस और नो? आंसर आएगा नो। नहीं लगाया तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे बैक द बेनिफिट प्रोपोर्शनेटली विद इंटरेस्ट, आपको पे करना पड़ जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मान लो ₹1,00,000 का फैब्रिक था, 16% से स्टैंडर्ड ड्यूटी 16,000 की बनती थी, कंसेशनल रेट मिला आपको 4% का, और आपने 4,000 का पेमेंट किया और 12,000 का आपको बेनिफिट मिला, फैब्रिक लेकर आ गई। फैब्रिक मान लो पूरा का पूरा डिफेक्टिव निकला, या कुछ और समस्या हुई, आपका आर्मी से ऑर्डर कैंसिल हो गया, व्हाटएवर, और आपने उस फैब्रिक को लोकल मार्केट की बजाय यू टर्न दे दिया इंटरनेशनल मार्केट में, जहां से आया था वहीं भेज दिया, या किसी और को दे दिया, मतलब अब्रॉड चला गया, तो क्या आपको 12% वाला 12,000 का बेनिफिट वापस करना पड़ेगा या नहीं? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने आर्मी यूनिफॉर्म में लगाया? आंसर आएगा नो, नहीं लगाया। और अगर नहीं लगाया है तो बताइए क्या होगा?
90% स्टूडेंट जवाब दे रहा होगा इस समय। मैं जानता हूं आपके मन की बात कि सर 12,000 जब वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो फिर 12,000 ब्याज के साथ वापस करना पड़ जाएगा। ना मेरे बच्चा, यहां खेल हो गया, जैसे महाराष्ट्र में खेल हो गया, यहां भी खेल हो गया है। इस बार गुड्स का डेस्टिनेशन अब्रॉड चला गया है, आपने वापस कर दिया है। जब गुड्स का डेस्टिनेशन कंजम्पशन प्लेस बाहर है, हाउ कैन यू इंपोज इंपोर्ट ड्यूटी इन इंडिया? तो 12,000 पे बैक करना तो छोड़ो, जो 4,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके थे वो भी आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि अब डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है। लोकल मार्केट में क्लियर कर दिया आपने तो डेस्टिनेशन इंडिया में ही था, तो भैया आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, 12,000 पे वापस करो ब्याज के साथ में। लेकिन आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसे वापस कर दिया, तो फिर वैसे मामले में 12,000 तो पे नहीं करना, बल्कि जो 4,000 पे कर चुके थे वो भी आपको ब्याज के साथ मिल जाएगा। सर किस सेक्शन में मिलेगा? पहला प्रयास करेंगे 26A में, लेकिन 26A की अपनी कुछ शर्तें हैं। इंपोर्ट किया हो, ड्यूटी पे करी हो, डिफेक्टिव निकल आया हो, 30 डेज में वापस कर रहे हो, है ना, विद इन टाइम एप्लीकेशन फाइल कर दी हो, 26A की कंडीशंस पूरी करते हो तो 100% पैसा यानी कि 4,000 पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। और अगर 26A की शर्त पूरी ना कर पाए तो कोई बात नहीं, रेजुडरी सेक्शन 74(1) हमारे पास में आएगा, हमें 98% का यानी 4,000 का 98% जो भी निकल के आता है उतने का हमें रिफंड मिल जाएगा। बस यही खूबसूरती यहां पर आपको ध्यान रख के चलनी है। कि एक्सपोर्ट के अलावा बाकी जो मर्जी केस बोलना, यस और नो पूछेंगे, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यस तो ठीक है, ओके, एग्जाम्पशन में अलाउड। लेकिन अगर नो में आंसर आ गया किसी वजह से, चाहे डिस्ट्रॉय हो गया या लोकल मार्केट में बेच दिया या कोई आग लग गई, बिजली गिर गई, व्हाटएवर, आपको 12,000 या प्रपोर्शनेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट कर दिया है तो उतना तक आपको पैसा वापस मिलेगा, ऐसा यहां पर बोल दिया जाता है मेरे कबूतर। यह तो रही कंसेप्ट की बात। अब इसमें एक चक्कर और पड़ता है, प्रोसीजरल पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे मान के चलिएगा यह है आपका यहां मुंबई कस्टम पोर्ट है और 1 लाख रुपए की वैल्यू का फैब्रिक बनता था, इस पर ड्यूटी बनती थी 16,000, लेकिन हमने पे करी है 4,000 और हमें 12,000 रुपए की यहां पर एग्जम्पशन मिल जाती है। फैब्रिक लेकर आए और हम इस फैब्रिक को छुड़ाकर अपने यहां पर फैक्ट्री में ले जाते हैं और यहां से हम यूनिफॉर्म बनाएंगे। अब समस्या एक ये निकल के आई, हमें तो पता लग गया कि यूज किया ठीक से तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, वो सब देख लिया हमने। अब ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे पता लगे कि आपने इस फैब्रिक का वास्तव में किया क्या। क्योंकि अगर यहां पर ढील दे दी गई तो ये इंपोर्टर तो हमेशा यही बोलेगा ना कि हां साहब मैंने आर्मी यूनिफॉर्म में लगा दिया है, ऐसा करके बोलेगा मेरे बच्चा। तो इस बात पे एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। एक और प्रॉब्लम आई, फिर प्रॉब्लम यह आई कि यहां पर जो अधिकारी बैठा है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो बैठा हुआ है, ये मुंबई में है, मुंबई कस्टम पोर्ट, और मान लीजिए ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो क्या ये अधिकारी यहां पर आकर क्रॉस चेक करेगा, बेटा तू कर क्या रहा है? शायद इसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बॉम्बे से यहां यूपी तक आना कि भाई आप क्या किया आपने। तो इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना हमारा आदमी जो इसके एरिया में बैठा हुआ है उसके हैंडओवर कर दिया जाए पूरा मैटर, क्यों ना लोकल के कस्टम अधिकारी को लूप में लिया जाए जो इस पर हर समय निगरानी रख सके कि चल क्या रहा है भाई साहब। तो यहां पर इन्होंने एक जो ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम अधिकारी है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शनल जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, बोला कि भाई उसको लूप में ले, ताकि वो आपके ऊपर नियंत्रण रख सके कि ये हुआ क्या एक्चुअल में। क्योंकि जब जिस प्रकार से आपके एक्शंस रहे फैब्रिक के विषय में, उसी हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि आपसे वापस लेना है नहीं लेना है, व्हाटएवर, वैसे करके। तो इसके लिए पहले सिस्टम क्या बना रखा था वो मैं आपको बताता हूं कि ये बंदा यहां पर जाकर इसके पास जाया करता था, सबसे पहले चिट्ठी लेकर एप्लीकेशन लेके जाता था या इंफॉर्मेशन लेके जाया करता था कि साहब मेरा नाम ये है और मेरे पास आर्मी से एक कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, मैं आर्मी यूनिफॉर्म बनाने के लिए फैब्रिक इंपोर्ट करना चाहता हूं, यहां से इंपोर्ट करना चाहता हूं, इस पोर्ट पर मेरा माल आएगा, सारी डिटेल इसके अंदर दे देगा। और ये 3 कॉपीज में दिया करता था, 3 कॉपीज में दिया करता था।
था मतलब, अभी रुको जरा, 3 कॉपीज में एक बना के ले जाता था और फिर यहां से एक कॉपी इसके पास में आया करती थी। 1 सेट इसके पास में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, हाँ मैं लूप में आ गया हूं। जैसे ही जुरिस्डिक्शनल कस्टम अधिकारी से यहां पर आता था तो इनको भरोसा हो गया कि ठीक है, हमारे लोकल के आदमी ने इस बंदे को कैप्चर कर लिया है, कैच बेबी पकड़ लिया है और अब वो सारा कुछ देख लेगा अपने एंड पर। फिर 2 सेट यहां गए थे, एक इसके पास रह गया, एक घूमकर यहां आ गया और तीसरे सेट को ये यहां से लेकर इसके पास जाता था कि साहब इसका एक सेट मैं लोकल वाले को दे आया हूं, आपके पास कॉपी आ गई होगी और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो मैं लेकर आया हूं और आपके पास जो घूम कर आई कॉपी, क्रॉस चेक कर लीजिए वही है ये। तो इस प्रकार से उसको ध्यान में रखकर अधिकारी यहां पर इसको एग्जम्पशन दे देता था और उसके बाद अपना गुड्स क्लियर करा के यहां ले आता था 4,000 रुपए की ड्यूटी भर के, और फिर ये इसको यहां पर देख कर चलता था कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है, किस तरह से इस्तेमाल किया, ठीक से इस्तेमाल किया तो ओके, नहीं तो फिर इसको पैसा वापस करना पड़ता था। लेकिन इस बार अमेंडमेंट आई इनके अंदर और अमेंडमेंट के अंदर प्रोसेस को ऑटोमेट किया है। अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट, इस अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट तब आएगा जब आप कुछ गलत कर रहे होगे। नॉर्मली सब कुछ ओके चल रहा है तो प्रोसेस ऑटोमेटेड है। इसकी वक्र दृष्टि तभी पड़ेगी जब कुछ गलत हो रहा होगा, वरना ये बीच में आपके नहीं आएगा। मतलब ये कि यहीं पर आकर इसके बराबर में हमने बोल दिया कि एक काम करना, आप चिट्ठी लेकर इंफॉर्मेशन लेकर इसके पास मत जाना, बल्कि यहां हमारा जो आइस गेट का जो पोर्टल है उसको हमने बहुत अपडेट किया हुआ है, जिसे कॉमन पोर्टल भी बुलाते हैं कस्टम का। जीएसटी का कॉमन पोर्टल gst.gov.in है और कस्टम का कॉमन पोर्टल बोला जाता है icegate.gov.in करके। कह रहे यहां पर देना इंफॉर्मेशन को, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, पहले ऑफलाइन जाया करती थी यहां पर, अब एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन कर दी इन्होंने ऑनलाइन, ऑफलाइन को यहां से इन्होंने हटा दिया है, ऑनलाइन कर दे। जब एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाती है तो मुझे बताइए, ये जो सेट यहां से इधर घुमा करता था, क्या अब इस सेट की आवश्यकता पड़ेगी? जी नहीं, क्योंकि सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। इसको भी पता है, इसको पता, सब कुछ पता है। जैसे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाती है, साथ में इनको एक बॉन्ड भी यहां पर देना होता है। जी साहब, बॉन्ड भी देना होता है। बॉन्ड मतलब बैंक गारंटी, कि आपको हम 12,000 रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी तो जमा कर दो, बैंक गारंटी दे दो कि कल को अगर आप इंटेंडेड पर्पस के लिए उस इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम आपसे रिकवरी कैसे करेंगे? आपने ठीक ठीक पे कर दिया, ओके, अगर आप पे नहीं करोगे तो हम आपकी बैंक गारंटी को इन्वोक कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, ऐसे करके। तो बॉन्ड यहां पर भर देता है, बॉन्ड भर दिया, ओके। तो एक ये जो लैग थी नॉर्मली, वो लैग यहां से आकर खत्म हो जाती है। उसके बाद में तो ऑनलाइन क्या क्या जानकारी देगा, नाम क्या है, पता क्या है, क्या मंगाते हो, कहां से मंगा रहे हो, कैसे मंगा रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ये सौंप देता है। अगर बाद में कुछ एक चेंज, अच्छा जॉब वर्कर के पास आपका माल जाएगा या नहीं जाएगा, यहां तक की जानकारी इसमें ले लेते हैं। तो हो सकता है कि शुरू में मुझे लगे कि हाँ मेरा माल जॉब वर्कर के पास में जाएगा, एक जॉब वर्कर के पास में जाएगा, उसका भी नाम मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे मान लीजिए आर्मी की यूनिफॉर्म बन रही है, तो हर प्रोसेस के अंदर हो सकता है मैं पारंगत ना हूं, स्टिचिंग मैंने कर दी, लेकिन बटन लगाने के लिए उसमें मुझे जॉब वर्कर के पास माल भेजना पड़ेगा, तो जिसके पास भेजूंगा उसका नाम पता एडवांस में यहीं से पूछ लिया जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि मैंने तो उसका नाम यहां पर लिख दिया, लेकिन जब एक्चुअल में जॉब वर्कर की मुझे जरूरत पड़ी तो वहां पर वो वाला जॉब वर्कर से मेरी डील हुई नहीं, अब किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास जाना है, या हो सकता है कि 2 जॉब वर्कर इन्वॉल्व हो जाएं। तो कहने का मतलब यह कि जो इंफॉर्मेशन मैंने शुरू में दी है, क्या इस इंफॉर्मेशन को हम लेटर ऑन अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, हम इसे अमेंड कर सकते हैं। तो जब यहां पर इंफॉर्मेशन हम सबमिट कर देते हैं ना, तो यहां से पैदा होता है एक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे IN ऐसे याद रखें, जैसे IIT, IIM, ऐसे ही होता है IIN, लेकिन मेरे मुंह से बार बार INN निकलता है, ये इन नहीं है, ये IIN। मतलब फुल फॉर्म क्या हुई? इंपोर्ट, I फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, इसके लिए आया I, इंपोर्ट से निकला I, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, और आगे है आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला वाला जो IN है ये आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इस I का मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे करके यहां से जनरेट हो जाता है। तो एक तरह का कीवर्ड बन गया, पासवर्ड बन गया, कि इसके आधार पर आपकी सारी चीजों को ट्रैक किया जा सकता है।
जब ये चली जाती है यहां पर आकर, तो हम यहां से अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन चलती थी चीजें, तो यहां से जब इसके पास में जाता था तो एक सेट लेकर जाया करता था। अब सेट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल कर रहे हो तो उसमें आप INN मेंशन कर देना, उसमें आप INN मेंशन कर देना, जिससे कि सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा है। और उस INN के, INN नहीं, IIN है यार, IIN, उसमें IIN को आप मेंशन कर देना। उस IIN के आधार पर अधिकारी उसे ट्रैक कर लेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है। और बॉन्ड वगैरह की बात, उसमें बॉन्ड की डिटेल्स भी उसमें डाल देना कि आप बॉन्ड भर चुके हो, वैसे करके ये सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे थे तो इसमें जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर रखी है ना कि भाई आर्मी यूनिफॉर्म में लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा, उसकी डिटेल, उसका नोटिफिकेशन का नंबर, उसके रेलिवेंट पर्टिकुलर्स भी मेंशन आपको करने होते हैं कि आप कौन सी वाली नोटिफिकेशन के दम पर ये बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं। तो जब यहां पर आपकी बिल ऑफ एंट्री पहुंचेगी, IIN के आधार पर जो कस्टम अधिकारी बैठा हुआ है वो आपकी सारी एप्लीकेशन वगैरह को ट्रैक करेगा कि आपने क्या डिक्लेरेशन दी है, कैसे किया है। और यहां पर जैसे आपकी ये बिल ऑफ एंट्री ओके वेरीफाई होती है, एक रिपोर्ट इसको भी चली जाती है, यहां इसको भी टैग कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, ये हमने ऐसे किया है, अब बेबी तू चेक कर लेना इसको। उन्होंने कहा ठीक है जी। और इस तरह से यहां से इसका गुड्स कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 4,000 रुपए लेकर यहां पर इसको इश्यू कर दिया जाता है। ठीक। अब जैसे ही गुड्स यहां आता था, पुराने समय में बोलते थे कि आपको अपने अधिकारी को सूचना देनी है 2 वर्किंग डेज के अंदर, लेकिन हमने कहा यार हम तो सारी चीजों को ऑटोमेट करना चाहते हैं। जब ऑनलाइन सारा कुछ है तो फिर अधिकारी को सूचना क्यों दें? हमें अधिकारी को सूचना नहीं देनी, हमें सूचना देनी है यहां पर आकर, आइस गेट के पोर्टल पर आकर। और सूचना भी तब देनी है अगर कुछ डिफरेंट चीज है। डिफरेंट का मतलब क्या, कि अगर मैंने 100 यूनिट वहां से इंपोर्ट कर रखी थी और अब यहां पर आकर यह कहा जा रहा है कि भैया मेरी 100 की बजाय ना मेरी तो 98 आई हैं, 90 आई हैं, या आई ही नहीं है, तो अगर नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट होती है, भाई साहब सीधे, अगर नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट होती है तो आपको आइस गेट पर जाकर अपडेट कर देना, भाई साहब मेरे पास आया ही कम है, और उसका रीजन भी आपको बता देना होता है। अब देखिए, अब यहां हो क्या रहा है कि पहले सारा कुछ इन प्रोसीजरल एक्टिविटी जब ऑफलाइन थी तो अधिकारी हर चीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब चीजें ऑनलाइन आपकी हो चुकी हैं। अब आपको अधिकारी को चिट्ठी नहीं देनी, पोर्टल पे जाके अपने IIN का इस्तेमाल करते हुए बता देना कि भाई ये मेरा IIN है और ये मुझे यहां पर शॉर्ट रिसीट इतने की हुई है। ये हो गया जी। तो ये सब होने के बाद गुड्स आपका यहां पर आ जाता है। अगर आपने ठीक से यूज किया तो क्या होगा, या मिस यूज किया तो क्या होगा, वो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूं अभी प्रोसीजरल पार्ट की। तो यहां पर आकर अब मुझे बताइए, क्या इस बंदे को कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे या नहीं? सर बिल्कुल मेंटेन करने पड़ेंगे, और शानदार वाले करने पड़ेंगे। और बिल ऑफ एंट्री वाइज इसको यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि इस बिल ऑफ एंट्री के जरिए ये जो आपका गुड्स आया था इसका आपने क्या किया, इसमें से आपने कितना यूज कर लिया, कितना आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, कितना आपने लोकल में क्लियर कर दिया है, कितना आपने री एक्सपोर्ट कर दिया है, वो सब के सब का अच्छे से आपको रिकॉर्ड, कितना आप जॉब वर्कर को भेज रहे हैं वो तमाम जानकारी का एक रिकॉर्ड आपको यहां, कितना आप अपनी ही दूसरी यूनिट को भेज रहे हो, कि मान लीजिए आपका जो कुछ काम है वो इस यूनिट में कुछ काम होगा और कुछ काम आपकी अगली यूनिट में होगा। कटिंग का काम इस यूनिट में होना है और आपका लाइक स्टिचिंग का काम अगली यूनिट में होना है ना। तो अगर आपका यूनिट ट्रांसफर है, इंटर यूनिट ट्रांसफर है या जॉब वर्कर के पास में है, तो उन सब का कितना भेजा, कब आया, कब, बोला ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और अगर अधिकारी बोले कि आजा मेरे राजा, तो सारे रिकॉर्ड लेकर आपको उसके पास में जाने होते हैं, और वो भी सरप्राइज विजिट आपके यहां पर आकर कर सकता है। आपका क्लोजिंग स्टॉक देख सकता है क्या आपका बचा हुआ है। अब अगला नंबर आता है कि रिकॉर्ड तो बना लिए, अब रिकॉर्ड के बाद आता है अगला नंबर रिटर्न का। रिटर्न क्या होती है? रिटर्न होती है आपके रिकॉर्ड की एक झलक, जैसे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, रिकॉर्ड्स की झलक होती है रिटर्न। लेकिन इसको रिटर्न पहले बोला जाता था, अब इसको नाम दिया गया अच्छा सा स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट बनाकर देना है। पहले क्वार्टरली स्टेटमेंट था क्योंकि चीजें ऑफलाइन थी, ऑफलाइन में फिजिकल एक्सेस ज्यादा होती है, फिजिकली फेस टू फेस ज्यादा चलता है मैटर,
तो क्वार्टर ही था, ठीक है यार क्वार्टर पे आ जाना। लेकिन अब चीजें ऑनलाइन है, एक तरह से फेसलेस मूवमेंट चल रहा है, देखा जाए तो सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अब आपको ना बेटा मंथली स्टेटमेंट यहां पर देकर आना होगा अगले महीने की, नॉर्मली 10 तारीख तक बोल देते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स, महीने भर के रिकॉर्ड तैयार कर लिए, उन रिकॉर्ड्स की झलक आपको स्टेटमेंट में बनाकर देनी है। अधिकारी को अगर किसी की इन डेप्थ देखना है तो आपसे रिकॉर्ड मंगवा सकता है कि बेटा पूरा ही परोसा लेकर आ जाओ हमारे पास, हम चेक करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड मेंटेनेंस हुआ और उसके बाद में ये मंथली स्टेटमेंट आपको यहां पर देना पड़ रहा है। अब और क्या पेज निकल के आया सर? पेज ये निकल के आता है कि अगर मान लीजिए आप अपने गुड्स को यहां से जॉब वर्कर के पास भेज रहे हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले अधिकारी दौड़ते भागते रहते थे कि जैसे यहां से निकल के जाएगा गुड्स, यहां आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा, तो पहले आपको इसे सूचित करना होता था कि भाई साहब, बाबूजी, भैया जी, मैं मेरा कुछ गुड्स ना लेकर जा रहा हूं दूसरे एरिया में, मैं तो यूपी में हूं लेकिन मेरा जॉब वर्कर हरियाणा या दिल्ली में बैठा हुआ है साहब, वहां लेके जा रहा हूं मैं। तो इसको सूचित करते थे कि भाई साहब आज्ञा दीजिए। यहां सूचना देने के बाद फिर ये क्या करता था, ये इस जॉब वर्कर का जो कस्टम अधिकारी है उसको सूचित करता था कि बेबी कैच, तेरे एरिया में हमारे गुर्गे का माल आ रहा है, ध्यान बनाए रखना, क्योंकि वो एरिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे तू देख रहा है, तो बेबी तू वहां से चेक करियो। तो अधिकारी दौड़ रहे थे बिना बात के। सरकार ने कहा दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन करो, सब ऑनलाइन करो। कि अगर आप यहां से यहां लेकर जा रहे हैं तो आपको अपने इस अधिकारी के पास में नहीं जाना है, बल्कि आपको कहां जाना है? कॉमन पोर्टल यानी कि आइस गेट पर जाना है। वहां जाके बताइए कि आप इतना गुड्स इस डेट को यहां से यहां पर लेकर जा रहे हो। प्रॉपर उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कि यहां से इतना गुड्स, इतनी क्वांटिटी का, इतनी वैल्यू का, इतनी एस्थेसी, इतनी सफेदी, इतनी झाग का आगे गया है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और जो रिकॉर्ड ये वाला मेंटेन कर रहे हो, इसकी डिटेल आपकी स्टेटमेंट जो मंथली जा रहा है उसमें भी जाएगी कि आपने कितना जॉब वर्कर को दिया था, उसमें भी जाएगा वो। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या जॉब वर्कर से भी रिकॉर्ड मेंटेन करवाए जाएंगे? यस, क्रॉस चेक कराने के लिए कि इसने भेजा ये तो मैं पता, तुझे कब मिला तू बता, तुझे कब मिला, तूने क्या काम किया, कब तूने यहां से वापस निकाला। अच्छा, ये यहां से जब निकालेगा काम खत्म करने के बाद में, तो कहां भेजेगा माल को? सर नॉर्मली जहां से आया था वहीं भेजेगा, ये जहां से आया था वहीं भेजेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर आकर यूनिफॉर्म कंप्लीट हो गई हो और कंप्लीट होने के बाद ये डायरेक्ट यहीं से आर्मी स्टेशन को डिस्पैच करा दे। हाँ, पॉसिबल है। ये भी संभव है कि मालिक के कहने पर, इस बंदे के कहने पर ये बोले कि ठीक है भैया तेरा काम खत्म हो गया, अब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास माल जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो जहां पर ये मालिक आदमी बोलेगा कि वापस करवाना तो वापस कर देगा, आर्मी स्टेशन भेजना आर्मी स्टेशन भेज देगा, इस जॉब वर्कर से अगले जॉब वर्कर पर जाना तो वो कर देगा। लेकिन हर बात की सूचना आइस गेट के पोर्टल पर अपडेट होगी। पहले अधिकारी भागा करते थे, अब आइस गेट के पोर्टल पर सब कुछ ऑनलाइन आपको मेंटेन करना होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है साहब? हाँ सर जी ठीक है। अब इसमें दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर। जैसे ये आपका यहां पर ये बंदा था, तो ये कौन होना चाहिए भाई साहब? ये एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। मन में प्रश्न आ गया है, सर जी सर्विस प्रोवाइडर क्यों? सर्विसेज से कस्टम का क्या वास्ता? रुको जरा, ठहरो अभी। अरे ये सर्विस प्रोवाइडर है तो इसकी सर्विस आउटपुट में सर्विस है। जो इंपोर्ट करता है ये तो इसकी इनवार्ड सप्लाई होती है ना यार। तो क्या सर्विस देने वाले गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते क्या? मेरा कैमरा इंपोर्टेड है सिंगापुर से, ये एलईडी इंपोर्टेड है, ये पेन इंपोर्टेड है, ये आईपैड इंपोर्टेड है। तो अगर इसके संबंध में कोई नोटिफिकेशन है कि इफ एनी ऑफ द पर्सन, इफ एनी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर यूज द इंपोर्टेड गुड्स फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज, अगर कल को नोटिफिकेशन आ जाती कि ठीक है आईपैड इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आईपैड को सीए की क्लासेस के लिए इस्तेमाल करते हो तो इस पर ड्यूटी हम आधी कर देंगे, तो पॉसिबल है। तो सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरर हो जो कि यूज करे इसे स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के अंदर। दूसरी बात, सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि भाई आफ्टर सेल सर्विस नहीं होनी चाहिए। ये जो आप इंपोर्ट कर रहे हो ये ओरिजिनल सर्विस के लिए आपका इस्तेमाल होना चाहिए, जो भी हमने स्पेसिफाई करी हुई है। आफ्टर सेल सर्विस के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकेंडरी मैटर पड़ जाता है। दूसरा, एक रिस्ट्रिक्शन जॉब वर्क के संबंध में भी है कि भाई देखो जॉब वर्क में ना जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो होता है, क्योंकि इसमें चीजें बड़ी कीमती और महंगी होती हैं भाई साहब,
और उन पे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो वो यहां पर अलाउड नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए जॉब वर्क अलाउड नहीं है, आप उसे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन यहां पर डाली हुई है। ये बात होगी सर, ठीक है। दूसरी बात, जब सर यहां से जॉब वर्कर के पास माल जाएगा या अपनी ही दूसरी यूनिट को जाएगा तो क्या उसका इनवॉइस बनेगा? देखिए लॉ में तो इनवॉइस लिखा हुआ, बट प्रैक्टिकली ट्रांसफर चालान बनेगा। आप बेच नहीं रहे हो, भेज रहे हो, ट्रांसफर चालान बनेगा। सर ई वे बिल बनेगा? हाँ मेरे बच्चा, जॉब वर्कर को जब माल जाता है और अगर इंटर स्टेट है तो मैंडेटरी ई वे बिल है, और अगर इंट्रा स्टेट है तो 50,000 से ऊपर की वैल्यू का है तो ई वे बिल भी बनाया जाएगा उसका। ऐसे ही वापसी के समय अगर वापस लौट के आएगा तो ट्रांसफर चालान और ई वे बिल के साथ में लौट के वापस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर जी, आगे समझ में। अब इतना समझ में आ गया है तो एक प्रश्न का जवाब और दीजिएगा। अब तक वैसे हमने क्या किया, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम एक एंड यूज बेस्ड, एंड यूज मतलब कि ये वाला स्पेसिफाइड यूज करोगे तो एग्जाम्पशन मिलेगी। इफ वी आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एंड यूज्ड बेस्ड कंडीशनल एग्जाम्पशन, देन वी विल हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। इंपोर्ट करने से पहले आइस गेट जाना है, पूरी जानकारी देनी है, बॉन्ड भरना है हमें जाकर, फिर यहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, आई उसमें मेंशन करेंगे, बॉन्ड की डिटेल्स मेंशन करेंगे, 4,000 की ड्यूटी भर के यहां ले आएंगे, शॉर्ट पेमेंट या शॉर्ट रिसीट या नॉन रिसीट हुई आइस गेट पर फिर चले जाएंगे, वहां पर आकर आगे ठीक से यूज किया तो ओके, मिस यूज किया, डिस्ट्रॉय किया या लोकल में सेल कर दी तो आपको प्रोपोर्शनट अमाउंट वापस करना पड़ेगा, लेकिन री एक्सपोर्ट कर दिया तो फिर जो पे करके आए थे वो भी आपको वापस मिल जाएगा। यहां से जॉब वर्कर के पास जा रहे हो तो जाओ, पहले इंटीमेट करो, जाके पोर्टल पे जाके इंटीमेट कीजिएगा, और फिर वहां से जब आ जाए तो वो भी पोर्टल पे आपको इंटीमेट करके चलना। हर एक्टिविटी आपको पोर्टल पर इंटीमेट करनी होती है। तो इस तरह की बात यहां पर मालिक देखने को मिलती है। ठीक, अब एक और चक्कर पड़ता है, लास्ट पॉइंट, कि ये तो अपने बात इनपुट की करी है, व्हाट अबाउट मशीनरीज, व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स। सर होता क्या है कैपिटल गुड्स मेरे कबूतर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, अरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने अकाउंट्स के अंदर जिसे आप कैपेक्स बोलते हो, वो गुड्स, देखिए कैपेक्स बिल्डिंग भी कैपेक्स होती है वहां पर, लेकिन हम उस गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे आप अपनी किताबों में कैपिटलाइज करते हो ना, उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और जिसे आप P&L में डेबिट मारते हो वो आपका इनपुट बोल दिया जाता है, या ट्रेडिंग में आता है तो आपका इनपुट बोल दिया जाता है। आप बड़े चालाक हो, 100 किलोग्राम इनपुट आप लेकर आए, उसमें से 50% आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, 50% मिसयूज कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्वांटिफाई कर पाए आप क्वांटिटी के रेशियो में कि इतना सही में इस्तेमाल हुआ, इतना गलत हुआ, तो जितना गलत इस्तेमाल हुआ उतने तक के संबंध में आपने पैसा वापस कर दिया, बेनिफिट वापस कर दिया। लेकिन अगर यही बात हम कैपिटल गुड्स के लिए बोलें तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन डाल दी कि अगर आर्मी यूनिफॉर्म बनाने के लिए कोई बंदा स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन इंपोर्ट कर रहा है तो हम उस पर भी 16% की बजाय 4% की ड्यूटी लेंगे, बशर्ते कि आप उसे इस्तेमाल करो अपने यूनिफॉर्म बनाने के लिए, आर्मी यूनिफॉर्म बनाने के लिए। मैंने यूनिफॉर्म बनाना शुरू किया, 2 साल तक बनाई, और 2 साल के बाद मैंने मशीन को लोकली क्लियर कर दिया, बेच बाच दिया। तो जो बेनिफिट मुझे मिला था, मान लो ₹1,00,000 की मशीन थी, 12,000 का बेनिफिट मुझे मिला था उसके ऊपर, तो अब मैं कितना रिवर्सल करूं, कितना पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा? अब आप बोलोगे साहब ये बताओ मशीन की लाइफ क्या थी? अब जीएसटी के अंदर तो फिक्स्ड लाइफ मान के चलते हैं भाई साहब, 5 साल की लाइफ मानी जाती है, पर मैं आपको बताता हूं कि यहां के लिए इन्होंने लाइफ को कंसिडर किया है 10 साल, 10 साल और 10 साल। 10 साल यहां पर लाइफ मानी गई है मेरे भूरा। और यहां पर आकर हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए 2 साल हमने इस्तेमाल कर लिया, उसका 12,000 का हमारे पास बेनिफिट था, 2 साल इस्तेमाल कर लिया और फिर बाजार में बेच दिया हमने, तो मुझे बताइए मेरे पास कितना तक बेनिफिट रहेगा और कितना वापस करना पड़ेगा? नॉर्मली आप क्या बोलेंगे मैं बताता हूं। सर 2 साल इस्तेमाल किया मतलब वी हैव यूज 20% ऑफ द मशीन, हमने मशीन को 20% इस्तेमाल कर लिया है, तो 20% तक 12,000 का 20% 2,400 तक एग्जम्पशन हमारी हुई, और बाकी जो है कितना बचा, 9,600 बचा ना, तो 9,600 में ब्याज के साथ वापस करना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही, वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे कबूतर एक बात बता, क्या वाकई में पहले 2 साल में 20% की ही डेप्रिसिएशन आएगी? मैं बताता हूं, 2010 की बातें हैं। अप्रैल 2010 में मैंने एक कार ली थी, होंडा सिविक, बहुत बढ़िया कार है,
बहुत तेज भागती है, स्मूथ चलती है। फिर मुझे लगा यार लोकली बाजार में अगर जाना है, मार्केट में जाना है, तो बड़ी गाड़ी थोड़ा ठीक नहीं रहती है, और वैसे भी कहीं स्क्रैच वगैरह आ जाए तो दिल पर लगती है स्क्रैच, तो एक छोटी और सस्ती गाड़ी हमें चाहिए। तो मार्केट सर्वे किया तो ऑल्टो उस समय छोटी और अच्छी गाड़ियों में थी, 3 लाख की कीमत थी। तो हम गए और गाड़ी खरीद कर ले आए बिना टेस्ट ड्राइव वगैरह के। मैं गाड़ी का रिव्यू बहुत अच्छा है और वाकई में गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी उस ऑल्टो कार से एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई कर रखी थी, क्योंकि हम होंडा सिविक चला रहे थे, तो हमें लगा कि शायद ये भी थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन होगी ऐसी ही। तो जब शोरूम से घर तक लेकर आए तो हमने वही सिविक वाले अंदाज में गाड़ी को उसको चलाया। अरे भाई साहब, पहला गियर डाला, ढंग से एक्सीलेटर दिया, और ये और वो। घर आके जब गाड़ी खड़ी, पहले तो भाग ही नहीं रही थी तेज, तो मन तो वहीं मर गया था। जब घर पे आके देखा तो इंजन हीट हो रहा था उसका। मैंने कहा ये क्या ले आए। घर आते आते गाड़ी दिमाग से उतर गई, बड़ा मन खट्टा हुआ। शोरूम वाले को फ़ोन किया, भैया गाड़ी वापस करनी है। कह रहा भाई साहब वापस तो कर दूंगा पैसे, लेकिन 2.5 लाख हैं। मैंने कहा घर तक लाने में मुश्किल से 2 किलोमीटर गाड़ी चली होगी यार। करनी भाई साहब 2.5 लाख। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनिशियली, अच्छा मैंने कहा यार 50,000 अगर गिरावट झेलनी है तो शायद 1 साल बाद भी मैं से इतने की बेच दूंगा, 2 साल बाद भी 2.5 लाख की बेच दूंगा मैं। तो मैंने यही किया कि 1-1.5 साल तक गाड़ी को चलाया उसको, फिर 2.5 लाख में मैंने बेच दी वो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो डेप्रिसिएशन होता है शुरू में ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। हमारे जानने वाले हैं, 8 साल चली हुई एक गाड़ी खरीदी, बड़ी गाड़ी थी, शायद कोरोला थी, पता नहीं कौन सी थी, 2 लाख रुपए की। 1 साल चलाई, 2 लाख की बेच दी। क्योंकि 8 साल चली हो 9 साल चली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके कपड़े पहले से ही होली में सने हुए हों उस पर और कलर डाल दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसका कुर्ता साफ हो बिल्कुल, उस पर एक छींट भी पड़ जाती तो दिखती है दूर से। इसलिए आप भी अपने दामन को ना, अपने चरित्र को संभाल के रखना, दाग ना लगने पाए, कुर्ता वाइट ही रहे आपका। ठीक है सर। तो शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है। ये बेस लेना कि यार इक्वल डेप्रिसिएशन होगी, हर साल 10% होगी, ये बेस ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सर जीएसटी में तुम यही करते थे, 5% पर क्वार्टर पार्ट दे रहा हूं, 5 साल की लाइफ से 20% इक्वली। हाँ करते थे, लेकिन बात ठीक नहीं है। तो यहां पर आकर उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि पहले साल के लिए 16% गिरावट मानी जाएगी, दूसरे साल के लिए 12% गिरावट मानी जाएगी। तो ऐसे करते करते रिड्यूस करते चले गए हैं, और आखिरी सालों में जाकर देखोगे तो आप 8% की गिरावट मानकर चलते हैं वो। तो कहां शुरू में 16% एक साल में, और बाद में आते आते वो 8% रह जाती। तो इस परफॉर्मा के मुताबिक तो अगर पहले साल में इतनी, दूसरे में इतनी, तो 28% आपने यूज कर लिया उसे, और बाकी 72% आपको वापस करना पड़ जाएगा। अगर मैं निकालूं, यहां 12,000 का काम नहीं कर रहा, 12,000 का अगर मैं निकालता हूं 72%, तो आप निकाल लीजिए कितना आता है, उतना तक पैसा आपको वापस करना पड़ जाएगा। व्हाट आई वांट टू कन्वे यू कि इनपुट को तो क्वांटिटी के रेशियो में क्वांटिफाई कर पाता हूं, लेकिन कैपिटल गुड्स को मुझे लाइफ वाइज क्वांटिफाई करना पड़ेगा। और लाइफ में डेप्रिसिएशन के रेट को या घिसावट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात करके चलेंगे। तो ऐसे करके मालिक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने लॉ नहीं पढ़ा, ना कोई डायग्राम दिखाया, आपसे बस बातें की और चैप्टर खत्म हो गया है। सांप निकल चुका है, लकीर पीटनी बाकी है। मैंने यहां पर आपके लिए डायग्राम तैयार किए हैं, प्रॉपर एक एक चीज के लिए एनालिसिस तैयार किया है मैंने, और उसके बाद लीगल टेक्स्ट है। तो सारा कंसेप्ट समझने के बाद आइए अब जरा यहां पर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और यहां पे पकड़ रखा है मैंने, क्रूड विटामिन्स का। क्रूड विटामिन्स का कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से या किसी भी कंट्री से क्रूड विटामिन इंपोर्ट करता है, यहाँ पोर्ट पर ले आता है, और उसके बाद ये इसका इस्तेमाल करता है यहाँ पर लाकर, अपनी फैक्ट्री में लाकर एनिमल फीड बनाने के लिए, तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि अगर इसमें इस्तेमाल करोगे, अगर आपका एंड यूज ऑफ विटामिन ये है, तो जहां पर हमारी ड्यूटी 16% से लगती है और ये 1,16,000 हो जाता है, तो इसकी जगह पर हम आपको कंसेशनल दे देंगे कि 1 लाख की वैल्यू होगी,
4% से 4,000 की ड्यूटी लगेगी और 1,04,000 यहाँ पर आकर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो 12,000 है, 12,000 का एक तरीके से एग्जम्पशन मिली, या आप इसे बोल दीजिए कंसेशन मिला, या फिर आप इसे बोल दीजिए साहब कि हमें यहाँ पर आकर ये बेनिफिट मिल गया है। ऐसे करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्रूड विटामिन का एग्जाम्पल लिया है, एनिमल फीड तैयार करने में लगाते हो तो। अब प्रॉपर डायग्राम एनालिसिस आपका यहां पर है, एक एक शब्द लिखा हुआ है। इसका स्टेप नंबर ए, बी, सी और डी ये रहे यहां पर आकर, उसके बाद में फिर नीचे ई आ जाएगा। शुरुआत करते हैं इसकी हम यहां से आकर। देखिए सब कुछ लिखा मिलेगा बाबू, बस रीड कर रहे हैं, अब समझाने वाली कोई बात नहीं रह गई है। There is an exemption issued by the government कि अगर विटामिन को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल फीड में लगाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 4% करा दी जाएगी। ये एक कंडीशनल एग्जम्पन है और ये इशू की जाती है अंडर सेक्शन 25। 1,16,000 ये और ये आपका 12,000 का बेनिफिट मिल जाता है आपको यहाँ पर ऐसे करके। आगे बोलते हैं यदि विटामिन आर नॉट यूज्ड फॉर एनी रीजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल फीड या फिर मिसयूज करते हो तो प्रोपोर्शनेट इंपोर्ट ड्यूटी 15% के ब्याज के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टिल द डेट ऑफ पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। और इसमें अगर आप उसे री एक्सपोर्ट कर देते हो, वेयर इंपोर्टर मिस्टर एक्स रिटर्न इंपोर्टेड मटेरियल फुली या पार्शली, देन he need not to pay differential amount with interest, rather he can claim refund of import duty जो उसने अर्लियर पे कर रखी थी अंडर 26A में या फिर 74(1) के अंदर। 74(1) में आपका 98% का रिफंड मिल जाता है, वो कर सकता है। सारी बात हो गई। बस एक चीज़ का ध्यान रखना यार कि अगर आपकी जो इंपोर्ट की जो वैल्यू थी वो 10,000 थी तो यार एक्सपोर्ट की वैल्यू को गिराना मत। एक्सपोर्ट वाली जो वैल्यू है अपनी वो 10,000 या मोर ही रख के चलना, नुकसान मत करना सरकार का, इतना ध्यान रख के चलना हल्का सा करे। ठीक है जी। अब आइए इतनी जानकारी के बाद स्टेप नंबर 1 पर ए पर चलते हैं। तो यहां बोलते हैं ये आपका ऐसे करके हो गया, ये यूपी के नोएडा में मान लेते हैं आपका ये काम धंधा यहां पर था मेरे बच्चा। और यहां से आप गए पोर्टल पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि वन टाइम इंफॉर्मेशन आपको देनी है टू पोर्टल, मतलब ये ice-gov.in पर जाकर आफ्टर एक्सेप्टेंस, ये IN नहीं IIN, आफ्टर एक्सेप्टेंस आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट करने के बाद में इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। आप जिसमें बताते हैं नाम, पता, वैल्यू, बॉन्ड, शॉन्ड, ये सब अपना भर के चलते हैं, वहाँ पर देकर चलते हैं। ओरिजिन पोर्ट क्या, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या, ये क्या, क्वांटिटी क्या, सब कुछ वहाँ पर बताकर चलते हैं। आप इस इन्फॉर्मेशन को लेटर ऑन अमेंड भी कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। इज इट ओके? यस सर। स्टेप नंबर बी पर आप अपना गुड्स इंपोर्ट कर लीजिएगा। यहां पर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर लिया है। उसके बाद फिर आप स्टेप नंबर सी पर जाइए, अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं और बिल ऑफ एंट्री के अंदर आप IIN, ठीक करना प्लीज इसे, ये INN हो गया, बार बार वही आता है, IIN, IIM, IIT, IIA है ना, ये है IIN और प्लस बॉन्ड डिटेल्स जो भी है वहां पर आप इसमें दे दीजिए अलॉन्ग विद ऑल अदर डॉक्यूमेंट। और आपको जो कंसेशनल ड्यूटी है वो आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आप अपने गुड्स को लेकर आ जाएंगे। स्टेप नंबर डी पर बोलते हैं क्लियरेंस ऑर्डर आपका इश्यू होगा और ध्यान से सुनिए क्या लिखा है मैंने, विच इज कॉल्ड डेट ऑफ इंपोर्ट। यही क्लियरेंस ऑर्डर की डेट को हम डेट ऑफ इंपोर्ट बोलकर चलते हैं। एंड नाउ टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आगे बोलते हैं यहां आता है आपका IRR। इंफॉर्मेशन देनी है आपको। पहले ऑफलाइन अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को दिया करते थे, अभी बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन या शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स। कब? इधर सीधी कमर सर, नॉन या शॉर्ट रिसीट ऑफ द गुड्स अगर होती है तो आपको इस फॉर्म के अंदर IGCR, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट, IGCR 2 के अंदर ये इंफॉर्मेशन देनी है। और आपकी मेन एप्लीकेशन IGCR 1 में गई थी। सर फॉर्म नंबर याद करने मत करना, मैं लिखा है मैंने तो। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके चलना है अपनी हर एक एक्टिविटी का और अपना मंथली स्टेटमेंट आपको फाइल करके चलना है। और मंथली स्टेटमेंट के लिए फॉर्म है IGCR 3। 3 तो फॉर्म है, एक इंफॉर्मेशन के लिए, दूसरा रिसीट के लिए और शॉर्ट रिसीट या नॉन रिसीट के लिए, तीसरा है आपका मंथली स्टेटमेंट देने के लिए। ठीक, अच्छा जी। यहां पर आइए कि अगर आप नेक्स्ट पेज पर ये जॉब वर्क के लिए अगर आप अपना माल भेज रहे हैं तो क्या होगा। तो यहां पर सारी बात मैं आपको बता चुका हूं।
इंपोर्टर सेंट गुड्स टू जॉब वर्कर अंडर इनवॉइस या फिर ई वे बिल में बात करके चलेंगे। मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर तरीके से आप, और जो जॉब वर्कर है वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा। 6 महीने का समय होता है जॉब वर्क के लिए, भाई साहब बहुत सफिशिएंट टाइम दे रखा है। और आफ्टर द जॉब वर्क आपकी मर्जी है, आप चाहे वापस बुलाओ, वहीं से डिस्पैच करो, दूसरे जॉब वर्कर को भेजो। और अगर इस खेल में कोई खेला कर दिया, इन केस ऑफ चीटिंग, चीटिंग के बाद कॉमा आपको लगाना है। इन केस ऑफ चीटिंग, अगर यहां पर चीटिंग होगी तो क्या होगा, बना यहां पर चीटिंग हुई तो क्या जॉब वर्कर कहीं से कहीं तक जिम्मेदार होगा? नहीं। और क्यों होगा? अरे जॉब वर्कर ने थोड़ी ना खाया है कंसेशन। अरे कंसेशन खा के कौन बैठा है भाई? इंपोर्टर ना। तो बस अगर कहीं भी कोई भी खेला हो गया खेल का, तो भैया ये जो आपका इंपोर्टर है ना, इसको पकड़ लिया जाएगा। और जो पेनल्टी शेनल्टी लगानी है हमें, हम इसके ऊपर ही लगाकर चलेंगे। जो रिकवरी करनी है अपनी ड्यूटी की विद इंटरेस्ट और कुछ पेनल्टी शेनल्टी, पेनल्टी की बात 8A में होगी रूल में चल के, वो इससे यहां से ली जाएंगे। और सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा अगर आप अपने यूनिट ट्रांसफर करते हो तो। जैसे जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया, ऐसे ही हो सकता है कि आप अपना ये गुड्स अपनी ही किसी दूसरी यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करवाया जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं सर। तो कंसेप्चुअल बात देखी और प्रोसीजरल एस्पेक्ट भी देख लिया वैसे करके। और अगर आप पे नहीं करोगे तो अधिकारी एक्शन में आ जाएगा और वो आपके बॉन्ड को रिकवर यहां पर आकर कर लेगा। आइए और चीजों को देखते हैं। लीगल टेक्स्ट को और अच्छे से एनालाइज किया है यहां पर, सारा सिस्टम समझने के बाद में। एक्ट का मतलब क्या है? कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। एक्ट का मतलब कस्टम एक्ट 1962। सर कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? अरे वही आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन वही सेक्शन 25 में इस्तेमाल होने वाली। और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो कि इंपोर्टर देता है इंफॉर्मेशन, और कौन सी इसमें फॉर्म में देता है? IGCR 1 के अंदर। आगे बोलते हैं कि यहां इंपोर्टर कौन हो सकता है? इंपोर्टर एक मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है और इंपोर्टर एक सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। पर ध्यान दीजिए, सर्विस प्रोवाइडर यहां पर आफ्टर सेल सर्विस एंड यूज ठीक स्पेसिफाइड है, बट नॉट फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज, क्योंकि हम ओरिजिनल एक्टिविटीज के संबंध में बात करके चलते हैं। सर इनपुट क्या है? जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। यहां से जॉब वर्कर को भेज सकते हो, लेकिन जॉब वर्क क्या होता है सर? अरे जब आप अपना कोई काम खुद से नहीं कर पाते, दूसरे से करवाते हो, आपके बिहाफ पर आपका काम करके आपको माल लौटा देता है, तो आपका जॉब वर्क कहा जाता है। और उस बंदे को जिसने किया है उसे जॉब वर्कर बोलते हैं। मान लीजिए हमें कोई दुपट्टा रंगवाना है, मैचिंग का सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो रंगरेजा के पास में गए, व्हाइट कलर का सैटन का कपड़ा आता है एक, उसे मनचाहे कलर में रंगवा लेते हैं। तो रंगरेजा के पास जाते, दुपट्टा देते, वो रंग देता है कि मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सांवरे। रंग देता है, रंग के वापस दे देता है आपको। तो जो रंगाई उसने करी, यही तो जॉब वर्क था कि आपने मटेरियल दिया, उसने काम किया, अपने जॉब चार्ज लिए और वापस कर दिया आपको गुड्स, वैसे करके। तो लेकिन यहां पर सबके लिए पॉसिबल है, बट जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो आपका है उसके लिए जॉब वर्क अलाउ नहीं है। ओके, तो दो विशेष बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है, एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है और एक आपकी ये वाली रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, आगे बोलते हैं कि भैया मैन्युफैक्चर क्या होता है? मैन्युफैक्चर क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है। भाई साहब, बाबूजी पानी पीजिए, हम भी पी लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती। मतलब ये कि जो सोना होता है, गोल्ड, सोना पीला होता है, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है। सोना से मुझे याद आया, जो घर की बेटियां होती हैं ना, वो सोना होती हैं, और जो घर के बेटे होते हैं वो लोहा होते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो सर? बता रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आपने देखा होगा कि बेटियों पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हमारे समाज में ज्यादा होती हैं। वो क्यों होती है मैं आपको बता रहा हूं। बेटों पे रिस्ट्रिक्शन कंपैरेटिवली कम होती हैं। बेटा थोड़ा सा लेट भी आए रात को तो दिक्कत नहीं, लेकिन बेटी लेट आए तो बड़ी दिक्कत है, और होनी भी चाहिए।
आपने देखा होगा जो लोहे का कारोबार करते हैं उनका जो सरिया वगैरह होता है सब दुकान के बाहर ही पड़ा रहता है, बस एक जंजीर से बांध देते हैं और वहीं पड़ा रहता है बाहर ही। बारिश आ रही आंधी आ रही उस पर फर्क भी नहीं पड़ता है। धूल मिट्टी आंधी बारिश से उस पर उसकी वैल्यू में कोई गिरावट आती नहीं है। थोड़ा बहुत अगर स्क्रैच भी आ जाए तब भी सरिया की कोई वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन जो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड के व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, कभी वो अपने गोल्ड को बाहर छोड़ के जाते हैं रात को सड़क पे कि भाई चलो बांध दो उसको, चेन से बांध दो, यहाँ पर नहीं। ताले के अंदर ताला, उसके अंदर ताला, उसके अंदर ताला, उसमें गोल्ड रखा होता है शीशे के अंदर। अगर किसी को दिखाते भी तो शीशे में से ही दिखाते हैं। अगर अच्छा गोल्ड है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम है तो सिर्फ शीशे में से, हाथ में टच भी नहीं करने देते, क्योंकि टच करने से नहीं, टच करने मात्र से गोल्ड पर दाग आ जाता है। तो बेटियों को सोना कहा जाता है, इसलिए सोने की तरह उनको रखा जाता है। आप कभी भी ना, चाहे आप बेटे हैं या बेटी हैं, कभी जीवन में ऐसा काम मत करना जिससे आपके माता पिता को समाज में नजरें झुकानी पड़ जाए। अरे वो माता पिता जीते जी मर जाते हैं जिनके बच्चे कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं। तो जीवित तो दिखते हैं लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं वो। आप ऐसे काम करना कि आपके माता पिता मतलब पूरे जोश के साथ समाज में निकले कि हाँ मेरा बेटा या बेटी ने ये काम किया है। कोई गलत काम मत करना। और माता पिता सुन रहे हो तो एक बात मैं आपको भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा या बेटी, हालांकि मैं आपके माता पिता से छोटा हूं, हालांकि आपसे तो मेरी उम्र शायद दोगुनी होगी लगभग, लेकिन आपके माता पिता से मेरी उम्र कम होगी, लेकिन फिर भी एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं अपने मन की। मैं भी एक पिता हूं कि अगर बच्चा घर में लड़ रहा है, झगड़ रहा है आपसे, तो परेशान मत होना। ये इस बात की पहचान है कि आपके बच्चे का सलाहकार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। आप उससे बात करें, बच्चे से उसके मन की बात लें, फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर बनाएं, एक दोस्ताना व्यवहार करें अपने बच्चों के साथ में, जिससे कि वो अपने मन की बात, कुछ बात ऐसी होती है बच्चे के मन में कि जो शायद वो माता पिता से शेयर करने में हिचकिचाता है, तो आप इतना एक बॉन्डिंग बना के रखें बच्चों के साथ में कि वो आपसे अपने मन की बात शेयर कर सके। मुंह से ना बोल सके तो कागज पे लिख के आपको बता सके कि मम्मा ऐसे है। मम्मा के करीब ज्यादा हो या पापा के करीब ज्यादा हो, जिनसे आप ज्यादा खुले हुए हों, उनसे शेयर कर सकें। तो जब आप सलाह देंगे तो उनके बेहद हित में होगी। और अगर ये बॉन्डिंग आपकी नहीं हुई तो बच्चा तो सलाह लेगा, लेकिन किससे लेगा? शायद अपने दोस्तों से, जो कि उनके ही हम उम्र होंगे, और वो सलाह कैसे देंगे आप अच्छे से जानते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं बात को, मैं कहीं से कहीं पहुंच गया था। तो सोना पीला होता है, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होती है, लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती। जैसे कि दूध से दही, पता कैसे करें कि एक प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या नहीं है? तो जो आउटकम आता है एक प्रोसेस के बाद, उस आउटकम से बातें करो। दही, तू ये बता कि क्या तेरे पास कोई ऐसा यूज है जो पहले पॉसिबल नहीं था जब तू मिल्क के फॉर्म में थी? ये बोलेगी हाँ है ना। मुझसे कढ़ी बनाई जा सकती है जो दूध से नहीं बन सकती। मुझसे रायता बनाया जा सकता है जो दूध से नहीं बनता। रायता फैलाया भी जा सकता है, आप मत फैलाना, लेकिन तो इसका एक नया यूज है, डिफरेंट यूज है, नया नाम है, नया कैरेक्टर है इसका। फैब्रिक से शर्ट बनाना, रे शर्ट तू ये बता कि स्टिचिंग की प्रोसेस आने के बाद क्या तुझ में कोई नया यूज आया? बोलेगी हाँ, आप पहन के आए हो, जब ये फैब्रिक के फॉर्म में था तो आप लपेट कर नहीं आ सकते थे। बात तो ठीक है। इस पेन पे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बन गई, स्टिचिंग की प्रोसेस। ये पेन है और पेन के ऊपर एक प्रोसेस लगाई प्रिंटिंग की, नाम लिखवा दिया सी राजकुमार। तो नाम लिखवा देने से क्या ये ऑटोमेटिक तरीके से लिखना शुरू कर देगा? क्या इसमें कोई नया यूज आ गया? द आंसर इज नो।
तो अप्लाइड प्रोसेस इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कोई प्रोसेस है, हाँ है। प्रोसेस के बाद जो आउटकम आपका आया है, क्या उसका एक नया यूज है, हाँ है। तो ठीक अगर है तो फिर आपकी प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बन जाती है, और जो व्यक्ति ये कर्म करता है उसे मैन्युफैक्चरर बोल दिया जाता है। प्लेयर कौन, जो प्ले करता है, टीचर कौन, जो पढ़ाता है, मैन्युफैक्चरर कौन, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मैन्युफैक्चरिंग का वो ये है। ठीक है जी। ज्यूरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर का मतलब आपका एसीडीसी, जिसका ज्यूरिसडिक्शन आपके सर पर है, लोकल वाला अधिकारी। यहां पर वो क्वेश्चन बना के दिया है मैंने, क्वेश्चन आंसर। तो ये एक क्वेश्चन बनाकर दिया है मैंने आपके इनपुट के लिए, और एक क्वेश्चन बनाकर दिया है मेरे भूरा, मैंने यहां पर ये अपना बताया है कैपिटल गुड्स के लिए। ठीक है, कि क्या निकल के आएगा। तो इनपुट के देखना, मैंने लिखा है कि अगर आपने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो ओके, और आपने अदरवाइज यूज किया तो अदरवाइज के लिए आपके पास समय होता है 6 महीने का। अधिकारी की परमिशन लेकर आप 6 महीने के अंदर ये कर्म कर सकते हो। क्या अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो बता दीजिए आप उसे, या विटामिन आपने बेच दिया इंडिया के अंदर ही, लोकल आपने सील कर दिया, तो इन दोनों में आउटकम वही आएगा कि यू आर लायबल टू पे ड्यूटी। जो भी डिफरेंशियल अमाउंट था आपको पे करना पड़ जाएगा ब्याज के साथ में। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, यानी कि आपने अपने गुड्स को यू टर्न दिया है, तो फिर बात कुछ और होगी। तो 12,000 डिफरेंशियल अमाउंट तो पे नहीं करना, रेदर आपने जो 4,000 पे किया था वो भी आपको मिल जाएगा 26A में या 74(1) के अंदर। एक एग्जाम्पल रखा है यहां पर आकर, 1,000 किलोग्राम मेटेरियल इंपोर्ट किया था साहब हमने, ठीक है जी, और इसमें से इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बनती थी, कंसेशनल हमारा 4% था, वैल्यू वही, और 1,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल था। 90% हमने इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ओके, एग्जम्पशन रिमेन अलाउड। 5% री एक्सपोर्ट किया है, तो जो री एक्सपोर्ट किया है तो बेनिफिट तो वापस नहीं करना, लेकिन हम जो 4,000 की टोटल ड्यूटी भर के आए थे उसका 5% आता है 200 रुपये। ये 200 रुपये हमें अगर या तो पूरा का पूरा 200 रुपये या 98% यानी कि 196 रुपये हमें वापस करवा दिया जाएगा, ये पैसा हमारा रिफंड हो जाएगा। हमने 30 किलोग्राम लोकल में बेच दिया, 20 किलोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया, इन दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा। तो जो हमें 12,000 का बेनिफिट मिला था उसका 5% होता है 600 रुपये। तो 600 रुपये आपको विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, एंड डेट ऑफ इंपोर्ट मींस क्लियरेंस ऑर्डर की डेट, वहां से ब्याज लगा के हमें ये देना होता है। तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आ जाता है, और ब्याज आती है इस पे 25 रुपये की ब्याज आएगी, तो 625 आपको यहाँ पर वापस करना पड़ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलिए, कैपिटल गुड्स का क्या सीन है साहब। कैपिटल गुड्स लेकर आए हैं, तो हमने इनपुट को तो भाई साहब क्वांटिफाई किया था क्वांटिटी के रेशियो में, लेकिन कैपिटल गुड्स को हम क्वांटिफाई करेंगे लाइफ वाइज, और लाइफ रखी गई है इसकी भाई साहब 10 साल, 10 साल और 10 साल। 10 साल में घिसावट की परसेंटेज क्या रखी गई है, 4% इस्तेमाल की गई है, 4, 3, 2.5 और 2%, ये पर क्वार्टर है। 4% पर क्वार्टर, और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी क्वार्टर माना जाएगा, और पार्ट देयर ऑफ पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए सर 3% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, तीसरे साल के लिए फिर वही 3% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, ऐसे 2.5% और 2%। तो कौन से साल के लिए क्या है, देखिए अगर आपका पहला साल है तो ये लगेगा, ऊपर देख सकते हैं आप, दूसरे से लेकर तीसरा साल है तो आपका ये लगेगा, चौथे से लेकर 5वां साल है तो आपका ये लगेगा, और छठवें से लेकर 10 साल तक आपका ये लगेगा। एनुलाइज्ड परसेंटेज देखूं तो 4% वाले में 16%, सब में 4 गुना कर दीजिए, 16%, 12%, 10% और 8%। तो ध्यान दीजिए, पहले साल में जहां आपका 16 था वहां एनुअल जो डेप्रिसिएशन है आपकी वो घटकर 8% रह जाती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज मैंने यहां पर सपोज कीजिए 10 दिसंबर को मैंने मशीन ली और मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया 9 मार्च को, तो आप मुझे बता सकते हैं कितने क्वार्टर हुए। सर देखिए, यहां पर अगर हम काउंट करते हैं जीएसटी के अंदर क्वार्टर और काउंट करते हैं अगर कस्टम के अंदर क्वार्टर, तो दोनों बातों में फर्क है। जीएसटी के अंदर क्वार्टर की जो परिभाषा दे रखी है वो फिक्स्ड ब्लॉक बना के दे रखी है, 3 महीने का पीरियड हो और फिक्स्ड ब्लॉक हैं। कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो दिसंबर आ रहा है ये कौन से क्वार्टर में फॉल कर रहा होगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले में फॉल कर रहा होगा। और जो अगला है ये जनवरी, फरवरी और मार्च में। हालांकि ये क्वार्टर भी पूरा नहीं है और ये भी पूरा नहीं है,
कोई बात नहीं, एक क्वार्टर ये हो गया, एक क्वार्टर ये हो गया, तो जीएसटी के लिहाज से ये 2 क्वार्टर पढ़े जाएंगे। लेकिन हमारे कस्टम के अंदर ऐसे कोई प्रीफिक्स्ड ब्लॉक्स नहीं है, डेट टू डेट काउंटिंग करके चलते हैं, सीधा 10 इससे लेकर दिसंबर से जनवरी, फरवरी और मार्च, सर एक क्वार्टर हो गया। तो यहां कस्टम्स के अंदर हमारा ये एक क्वार्टर माना जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्लॉक्स बने हुए नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात और निकल के आती है कि ठीक है सर, हमें एंड डेट तो पता होगी कि यार हमें कहां तक की काउंटिंग करनी है, जिस दिन हमने डिस्पोज ऑफ किया अपने गुड्स को, लेकिन शुरुआत कहां से करें? जिस दिन हमने इंपोर्ट किया था कैपिटल गुड्स, वहां से काउंट करके चलें इसका डेप्रिसिएशन, या जिस दिन हमने पुट टू यूज किया? देखिए, मैं मशीन लेकर आता हूं, अब इस्तेमाल नहीं करी है मैंने, रखी हुई है। सपोज कीजिए मैंने वाटर प्योरीफायर लेकर आया, या मान लीजिए कोई वाटर कूलर लेकर आया, मैं फ्रिज लेकर आया, मैं सर्दियों में ले आया, ऑफ सीजन डिस्काउंट मिल गया था, लेकिन इस्तेमाल करूंगा गर्मियों में, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में तब से आनी चाहिए जब से वो इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर भी जिस दिन आपने वो पुट टू यूज किया था इस काम के लिए, मान लो ये तारीख है आपकी 1/1/2021 की, और आपका जो डिस्पोजल डेट था वो था 20/12/2022, कितने क्वार्टर हो गए सर? 8 क्वार्टर हो जाते हैं। 8 क्वार्टर का मतलब 2 साल इन्वॉल्व हो गए। 4 क्वार्टर आपके पहले साल में यहां इन्वॉल्व हो गए, 4 आपके यहां पर इन्वॉल्व हो गए, तो 16% और 12%, 28%। लेकिन जो नॉर्मली आप काउंट कर रहे थे 10% एवरी ईयर के लिए एवरेज, तो 20% था, लेकिन यहां पर एक्चुअल में 28% आएगा। तो 28% आपका हुआ 12,000 में से, और बाकी जो है आपका 72%, 28% आपका, इसे अलाउड कीजिए, और 72% जो आपका है ये आपको पे ऑफ करना पड़ जाएगा। तो हमने कैपिटल गुड्स को उसकी लाइफ के मुताबिक इस प्रकार से मैनेज किया है मेरे बच्चा। ठीक है जी, बस खत्म। अब इसका आगे यहां पर मेरे बच्चा लीगल टेक्स्ट दिया हुआ है। अब बताओ, ये भी मैं ही रीड करूं या आप कर लोगे? तो 2 एलिमेंट है इसके अंदर, एक कंसेप्चुअल पार्ट है और एक आपका यहां पर प्रोसीजरल पार्ट है। आइए देख लेते हैं हल्की फुल्की नजर से। हालांकि लीगल टेक्स्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस के अंदर हर चीज को डाल दिया है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, These rules may be called the Custom Import of Goods Concessional Rate of Duty Rules 2017 का पूरा नाम है। 1 जुलाई 2017 से ये पिक्चर में आए थे, और अभी लेटेस्ट में इनको बस ऑटोमेट किया गया है प्रोविजंस को। पहले मैनुअल प्रोसेसिंग हुआ करती थी, अभी ऑटोमेट किया गया है। These rules shall apply to an importer who intends to avail the benefit of an exemption notification under section so and so, and where benefit of such exemption is depend upon the use of imported goods covered by that notification, जैसे एनिमल फीड बनाने में, for the manufacture of any commodity or provision of any services। ठीक है, बड़ी बात क्या बोल रहे हैं कि these rules shall apply only in respect of such exemption notifications which provides for observance of these rules। अब यूं तो रोज एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आती है, तो क्या हर प्रकार की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के लिए ये प्रोसीजर गो थ्रू करना पड़ेगा? नहीं। उस नोटिफिकेशन में अगर ये लिखा हुआ है कि दिस एग्जम्पशन इज सब्जेक्ट टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन अंडर कस्टम रूल 2017, ओनली देन ये पूरा प्रोसीजर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो कि आपको ये ऑब्जर्व करना है। एक्ट का मतलब हो गया कस्टम एक्ट, कैपिटल गुड्स जो कैपेक्स हैं आपके, कॉमन पोर्टल आइस गेट, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम वही आपका ये पोर्टल। डेट ऑफ इंपोर्ट का मतलब जब आपने क्लियरेंस ऑर्डर बन गया आपका। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो कि 25 में इशू की गई है आपकी। और इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जो आप पोर्टल पर जाकर दे रहे हो मेरे भूरा, जो पोर्टल पर जाके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जॉब वर्क का मतलब वही ट्रीटमेंट या प्रोसेस, जैसे जीएसटी के अंदर थी वैसी ही परिभाषा है। कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस दूसरे के गुड्स पर कर रहे हैं और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसे जॉब वर्कर बोला जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसके लिए अलाउड नहीं है। ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ज्यूरिसडिक्शनल अधिकारी कौन सा हो गया सर जी? सब आपका वो सुपरिंटेंडेंट या अप्रेजर जो भी अपना ये है, और मतलब बेसिकली सारा काम यहाँ पर एसीडीसी ही करके चलता है, पढ़ेंगे आप इसको हम। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम एक प्रोसेस लगाते हैं और रॉ मटेरियल के ऊपर या इनपुट के ऊपर, और रिजल्ट में एक नई कमोडिटी जन्म लेती है जिसका एक नया यूज होता है, तो उसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोल देते हैं। और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसे मैन्युफैक्चरर बोल दिया जाता है। आउटपुट सर्विस का मतलब क्या है? जो सर्विस आप दे रहे हो लेकिन इसमें आफ्टर सेल सर्विस आपकी कवर नहीं है। बता देना कि सर ये चीज़ आपने
एनालिसिस में शामिल नहीं करी है, सब कुछ शामिल कर रखा है। पहले बिना किताब देखे रफली हमने आपने मिलकर सारी चीज़ों को सीखा, डायग्रामेटिकली देखा, एनालिसिस देखा, अब फाइनली लीगल टेक्स्ट। तो बताइए और क्या चाहिए? इतने पर भी अगर चैप्टर रूह में ना समाए तो फिर बेकार है मेरे बच्चा। रूल नंबर याद नहीं करना, नोट डाल देना, नो नीड टू रिमेंबर रूल नंबर। आगे हैं द इंपोर्टर शेल प्रोवाइड वन टाइम इंफॉर्मेशन देके चलेगा पोर्टल पर। कॉमन पोर्टल मतलब आइस गेट। फॉर्म IGCR1 के अंदर बताएगा नाम क्या है, पता क्या है, नेचर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बताएगा, सर्विस दे रहे हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कौन से पोर्ट पर आपका माल आ रहा है, वो सब बताएगा। ये स्वीकार होने के बाद में आपका ये IIN आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये अपना यहाँ पर चला जाएगा और आप इन इंफॉर्मेशंस को लेटर ऑन अपडेट भी कर सकते हो। अगर कोई चेंज है जॉब वर्कर में या किसी और भी इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज है तो आप उसे अमेंड यहां पर जाकर कर सकते हो। द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, उसको बॉन्ड यहां पर देना पड़ता है ACDC को जाकर, जिसका उसके ऊपर ये जुरिस्डिक्शन है। और ये इसलिए कितने की वैल्यू का होगा? डिफरेंशियल अमाउंट का। जितने की आपने एग्जम्पशन लिए ना उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी वहाँ पे कवर किया जाता है। 15% की हम बात करके चलते हैं इंटरेस्ट की। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन शेल मेंशन द IIN इन द एंड कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर। अपने बिल ऑफ एंट्री के अंदर दो चीजें देके चलेगा, IIN और बॉन्ड की डिटेल। उसके बाद में अधिकारी सेटिस्फाई होगा तो आपको क्लियरेंस ऑर्डर बनाकर दे देगा। वंस अ बिल ऑफ एंट्री क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, बॉन्ड सबमिटेड जो किया गया है उसको नोटिस कर लिया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन जुरिस्डिक्शनल अधिकारी को पहुंचा दी जाती है, उसको टैग कर दिया जाएगा। इंपोर्टर को रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं सारे के सारे, वैल्यू क्या है, गुड्स कितना कंज्यूम हुआ, कितना जॉब वर्कर, कितना वहां से आया, क्या एक्सपोर्ट किया, मतलब हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। एंड शेल प्रोड्यूस द सेड अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ACDC, जब वो मांगेगा तो आपको यहां पर वो देना पड़ जाएगा। और साथ में आपको एक मंथली स्टेटमेंट भी देना होगा, वो बता रहा हूं अभी मैं आपको। तो जब रिकॉर्ड मांगेगा तो आपको वहां पर देना होगा। अगर कोई शॉर्ट लैंडिंग है, शॉर्ट रिसीट या नॉन रिसीट है, तो आपको इस फॉर्म के अंदर सूचना देनी होगी अपने कॉमन पोर्टल पे जाके। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट, अगर पूरा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ नहीं करना। नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द रेलिवेंट प्रेमिसेस, जो आपने बताया था कि यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी सूचना इमीडिएटली आपको देनी होती है कॉमन पोर्टल पर जाकर। आगे बोलते हैं इंपोर्टर शेल सबमिट मंथली स्टेटमेंट आपको देना होगा अगले महीने की 10 तारीख तक। का फॉर्म है IGCR3। कुछ छूटा तो नहीं ना मेरे बच्चा? कई बार पढ़ने के बाद फिर आपके लिए मैंने बनाया है ये। 6 से बोलता प्रोसीजर फॉर अलाउ इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। तो जॉब वर्क के लिए भेजना है तो भाई मेंटेन करेंगे, हिसाब किताब सारा मेंटेन, ये भी करके चलेगा, कब भेजा, कितना भेजा। जॉब वर्कर भी सारा को मेंटेन करके चलेगा, कितना रिकॉर्ड बनाया, कि कितना गुड्स आया, कितना कहां पर गया। रिकॉर्ड अगर अधिकारी मांगता है तो अधिकारी को सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके चलेगा। और कंप्लीशन होने के बाद में या तो नेक्स्ट जॉब वर्कर को भेजेगा, वापस करेगा, जहां मालिक बोलेंगे वहां गुड्स को आगे निकाल देगा। उसके बाद में 6 महीने का समय दिया जाता है। जब गुड्स जाएगा या आएगा तो इनवॉइस के साथ साथ ईवे बिल की रिक्वायरमेंट अगर आ रही है तो वो भी यहां पर उसको करना होगा। एंड अगर कोई किसी प्रकार की चीटिंग होती है, इंपोर्टर सही चीज़ों को स्टैब्लिश नहीं कर पाता है, तो फिर इंपोर्टर के ऊपर पेनल्टी शेनल्टी लगा दी जाएगी। और पेनल्टी के प्रोविजन 8A के अंदर आपके दे रखे हैं। 6B बोलता है, ये 6A और 6B आप देखोगे एक ही जैसा है, वर्डिंग्स आपको एक जैसी मिलेंगी। ये है आपका यूनिट ट्रांसफर, जैसे जॉब वर्कर को भेजते हैं वही प्रोसीजर आपका यूनिट ट्रांसफर पे लगाया जाता है कि आप भी रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, सामने वाले यूनिट भी आपकी रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करा के चलेगी, सारा काम करके चलेगी। और काम खत्म होने के बाद में जहां पहली वाली यूनिट बोलेगी वहां पर गुड्स को भेज दिया जाएगा। इनवॉइस बनेगा, ईवे बिल बनेगा, आने का भी जाने का हर चीज का यहां पर बन के चलेगा मेरे बच्चा। तो ऐसे करके मेरे कबूतर यहां पर ये बात आपकी बोल दी जाती है। उसके बाद में बोलते हैं द इंपोर्टर हु ऑप्ट्स टू री एक्सपोर्ट सच गुड्स एज स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 1। अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हो, वापस भेज रहे हो, तो आपको ये चीज़ भी मंथली स्टेटमेंट के अंदर बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो सारी चीज़ बतानी होती है, कितना आया, कितना कहाँ गया, कैसे गया, कितना जॉब वर्कर गया, कितना यूनिट पे गया, कितना एक्सपोर्ट कर दिया, कितने मांग लग गई, सब बताना होता है आपको। लेकिन ध्यान रखना, जितने का जितना आपने गंवाए थे, मतलब इंपोर्ट करके जितने बनाए थे, 10,000 का इंपोर्ट करके लाए हो, तो आपका एक्सपोर्ट 10,000 या उससे कम का नहीं, 10,000 का ही या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। गंवाना मत हमारे पैसे।
इंपोर्टर ऑप्ट टू क्लियर द अनयूटिलाइज डिफेक्टिव फॉर होम कंजम्पशन। अगर आप इसे लोकल में क्लियर कर देते हो तो फिर आपको जो भी अमाउंट बनता है आपका वो ब्याज के साथ जमा कराना पड़ जाएगा, और ब्याज का जो रेट रहेगा वो 15% का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट टू द डेट ऑफ पेमेंट। अगर मान लीजिए कैपिटल गुड्स की हम बात करके चलते हैं तो पहले फॉर एवरी क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर 4%, सेकेंड ईयर के लिए 3% है, और थर्ड ईयर के लिए भी 3% है, चौथे पांचवें के लिए 2.5% है, और उसके बाद हर उसके लिए छठे से लेकर 10वें तक के लिए 2% फॉर ईच क्वार्टर है। एनी पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी कंप्लीट क्वार्टर यहां पर माना जाएगा। और ये शुरुआत कब से होगी? जब आपका कैपिटल गुड्स कम इन टू यूज आ जाता है, यानी कि पुट टू यूज होता है, वहां से लेकर जिस दिन आप डिस्कार्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, वहां तक का ये पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया जो मेरे बच्चा मैंने आपको ना बताया हो। रिकवरी होगी कि भाई आपने अगर उसको मिसयूज किया है या इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया है रूल्स के मुताबिक, तो फिर आपसे यहां पर एसीडीसी पेमेंट करे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपकी बैंक गारंटी को, आपके बॉन्ड को इन्वोक कर लेगा और ब्याज के साथ वो आपसे यहां पर पैसे काट लेगा, और 15% का ब्याज यहां पे लगाया जाता है। कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर जॉब वर्क के मामले में बात करके चल रहे हैं और कोई किसी प्रकार की चीटिंग अगर हो जाती है तो उसमें जॉब वर्कर जिम्मेदार नहीं होगा, हर बात की जिम्मेदारी रहेगी इंपोर्टर के ऊपर, क्योंकि हमने कंसेशन या बेनिफिट इंपोर्टर को दिया था वैसे करके। रूल 8A बोलता है पेनल्टी के प्रोविजन कि भाई यहां पर इंपोर्टर और द जॉब वर्कर हु कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन, इस काम के लिए जॉब वर्कर पे पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर जॉब वर्कर कोई अदरवाइज एक्टिविटी करता है, मतलब अदरवाइज कोई गलत काम करता है, तो वो आएगा, लेकिन इस खेल में नहीं आएगा। इस खेल को जो कंसेशन हमने यहां पर लिया है, इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंपोर्टर की ही होती है। आखिरी रूल नंबर है 9 आपका। इसमें छोटी सी बात क्या बोली गई है? पहले इन रूल्स का नाम था कस्टम रूल 1996, फिर इनका नाम हो गया कस्टम रूल्स 2016, फिर इनका नाम हुआ कस्टम रूल्स 2017। सर नाम बदला कैसे? अरे रीड्राफ्ट हुए ना, रीड्राफ्ट हो गए यहां पर आकर, अब यहां पर रीड्राफ्ट हो गए, मानो 2025 में जाके फिर रीड्राफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम आ जाएगा कस्टम रूल्स 2025। अब प्रॉब्लम क्या आई कि इस दौरान जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन डाली होंगी उनमें रेफरेंस आ रहा होगा कस्टम रूल्स 1996 का। इस दौरान जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन डाली गई थी उनके अंदर रेफरेंस आ रहा था कस्टम रूल्स 2016 का, लेकिन अभी चल रहे हैं कस्टम रूल्स 2017 करके मालिक। तो अब क्या करके चले? तो वो जो पुरानी नोटिफिकेशंस हैं, तो क्या उनमें जाकर हम एक एक नोटिफिकेशन को चेक करके सब में चेंज करें कि कस्टम रूल्स भैया 2017 जहां जहां थी इसमें भी चेंज करें कस्टम रूल 2017, या फिर एक जगह लिख दें, एक जगह यह लिख दें कि अगर कोई पुरानी नोटिफिकेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है कस्टम रूल्स 1996 या लिखा हुआ है कस्टम रूल्स 2016, तो उसको माना जाएगा कस्टम रूल्स 2017। इज इट ओके? यस सर। तो ऐसे करके मेरे भूरा ये चैप्टर आपका यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरी शिद्दत के साथ ये चैप्टर आपको करवाया है। आप इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कि चैप्टर शानदार तरीके से समझ में आया या नहीं आया। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव यूं ही बनी रहे। थैंक यू सो मच।